है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके ऊपर 498 ए का केस हुआ है या इसके साथ ही साथ आपके ऊपर कुछ अन्य धाराओं पर केस हुआ है, चार्जेस लगे हुए, आपकी पत्नी ने जाकर के थाने में कंप्लेन की है और ऐसे में आपको एंटीसिपेटरी बेल लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और अगर एंटीसिपेटरी बेल लेने की बात है तो ये आपको कब लेनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कॉल आती है और वहाँ से ये बोला जाता है कि मैम हमें पुलिस वालों के द्वारा परेशान किया जा रहा है, क्या हमें एंटीसिपेटरी बेल ले लेनी चाहिए, क्या वो हमें अरेस्ट कर लेंगे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए है कि कब आपको एंटीसिपेटरी बेल लेनी होगी और कब आपको पुलिस वाले अरेस्ट नहीं कर सकते, या अगर आपको पुलिस वाले के द्वारा परेशान किया जा रहा है तो आप किस तरीके से उनके खिलाफ आप जा सकते हैं। जब भी पत्नी आपकी जाती है, जाकर के थाने में कंप्लेन करती है, तो आपके ऊपर 498 ए का सेक्शन जो धारा है वो लगती है, सेक्शन आपके ऊपर लगता है, डीपी एक्ट में केस होता है और साथ ही साथ कुछ और भी अन्य धाराएं हैं जिनको लगाया जाता है, जैसे 323, 504, 506, इस तरह की कुछ नॉर्मल धाराएं होती हैं जो कि लग जाती हैं। अब इसमें अगर कुछ ऐसी जो सीवियर अगर कंडीशन है, जैसे कि सीवियर कुछ चार्जेस लगे हुए हैं, पत्नी को आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया या उसे इस तरीके से मारा गया कि उसकी जान को खतरा था, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर पत्नी ने ये सारी बातें लिखवाई हैं तो वहाँ पे पुलिस वालों का काम होता है कि उनकी कंप्लेन वो लिख लेते हैं, इसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन चलती है और मामले में अगर कुछ ऐसी धाराएं हैं जिनको पुलिस वाले हटा सकते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं ऐसे कोई भी चार्जेस नहीं बनते हैं, तो पुलिस के पास ये पावर होती है कि वो उन धाराओं को हटा भी सकती है। तो आपका सबसे पहले तो आपको ये चीज़ ही क्लियर कर दें कि अगर आपके ऊपर कुछ सीवियर चार्जेस लगे हुए हैं तो पुलिस के पास ये पावर है कि वो उन धाराओं को हटा सकती है, उन सेक्शंस को वो हटा सकती है चार्जशीट को फाइल करने के पहले। तो ये चीज़ आपके लिए जाननी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार आपकी जब कॉल आती है और आप ये बातें बताते हैं कि मैम हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारे पास अब हम क्या करें, इस तरह के हमारे ऊपर झूठे केसेस लगे हैं और ऐसे ऐसे चार्जेस लगे हुए हैं, तो आप जा कर के आप थाने पर इस बारे में पूरी उन्हें डिटेल दीजिए। आपके पास जो भी प्रूफ हो आप उन प्रूफ को दीजिए, क्योंकि पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है किसी मामले पर और उसे ये लगता है कि नहीं ये चार्ज नहीं बनता है, तो पुलिस उन धाराओं को उसमें से हटा देती है। तो ये पुलिस के पास पावर हो जाती है कि चार्जशीट फाइल करने के पहले वो उन धाराओं को हटा देगी। अब हम बात करें कि अगर 498 ए का केस हुआ है, 323, 504, 506 या डीपी एक्ट में अगर केस हुआ है, तो क्या आपको एंटीसिपेटरी बेल लेनी है? क्या आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कि आपको एंटीसिपेटरी बेल ले लेनी चाहिए, या आपको अगर पुलिस वालों के द्वारा परेशान किया जा रहा है, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप एंटीसिपेटरी बेल ले लीजिए, इसके बाद फिर आप नहीं तो आपको हम अरेस्ट कर लेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टेट में ऐसा होता है कि पुलिस वालों के द्वारा परेशान किया जाता है, वो इसलिए क्योंकि आपके पास इतनी नॉलेज नहीं होती, आपके पास जागरूकता की कमी होती है, और अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो अगले इंसान के द्वारा आपको ज़रूर ही परेशान किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप जागरूक हो जाएं और ख़ुद भी इन बातों को जानिए और साथ में आपके जो जानने वाले हैं उनको भी ये सारी चीज़ें बताइए, क्योंकि कब किसके साथ क्या हो ये कोई नहीं जानता। हो सकता है कि आज आपको ज़रूरत है, कल को किसी और को ये ज़रूरतें हो सकती हैं। वैसे अगर न हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको अपने जागरूक होना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जागरूक हैं तो आपके सामने भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके साथ ऐसी कोई भी समस्या है, तो आप उसे ये चीज़ें बता सकते हैं, आप उस तक ये जानकारी दे सकते हैं कि देखो अगर तुम्हें परेशान किया जा रहा है तो उनके पास ये पावर ही नहीं है। जैसे कि 498 ए में पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है, डीपी एक्ट में आपको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती, 323, 504, 506 इनमें से किसी भी धारा में पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अरनेश कुमार का एक केस था जिस पर कि आपको वीडियो बना करके दिया गया है। इसमें यह कहा गया था, ये जो जजमेंट है इसमें ये साफ कहा गया कि कोई भी अगर ऐसे चार्जेस हैं जिनमें कि जो सज़ा का प्रावधान है वो 7 साल या 7 साल से कम की सज़ा का प्रावधान है, तो ऐसे में पुलिस के पास ये पावर नहीं है कि वो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। हाँ, लेकिन आपके ऊपर अगर कुछ ऐसे सेक्शंस लगे हुए हैं जिसमें कि सज़ा का प्रावधान जो है वो 7 साल से ज़्यादा का प्रावधान है, तो ऐसे मामलों में आपको एंटीसिपेटरी बेल लेने की ज़रूरत हो जाती है। अगर ऐसे आपके ऊपर चार्जेस लगे हैं जिसमें कि सज़ा का प्रावधान है 7 साल से ज़्यादा का, तो ऐसे में आपको एंटीसिपेटरी बेल लेने की ज़रूरत हो जाती है। लेकिन अगर आपके ऊपर ऐसे चार्जेस लगे हैं जो कि नॉमिनल नेचर के हैं, जो कि ऐसे हैं जिनमें कि सज़ा का प्रावधान 7 साल या 7 साल से कम का है, तो ऐसे मामलों में आपको एंटीसिपेटरी बेल लेने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर इसके बाद भी आपको पुलिस वालों के द्वारा ये परेशान किया जा रहा है और आपसे बार बार ये कहा जा रहा है कि आप अपना एंटीसिपेटरी बेल अपनी ले लीजिए, नहीं तो आपको हम अरेस्ट कर लेंगे,
या आपके अरेस्ट होने के चांसेस हैं, तो ऐसे में आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं और ऐसे पुलिस वाले के खिलाफ आप जाकर के कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। और ऐसे में आप जब भी जाइए तो आप आपके जो वकील हैं वो इसको ये जो जजमेंट है इसको ज़रूर बताएं कि अर्नेस्ट कुमार के मामले में ऐसा कहा गया था, लेकिन पुलिस वालों के द्वारा इस बात का कंप्लायंस नहीं किया जा रहा है। जैसे कि अगर हम आपको बता दें तो अभी कुछ समय पहले एक केस आया था जिस पर आपको हमने पूरी डिटेल में वीडियो दी थी कि पुलिस के द्वारा 41A का नोटिस दिए बिना व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ऐसे में उस पुलिस वाले को कोर्ट के द्वारा जेल भेजा गया था। वो इसलिए क्योंकि पुलिस वाले ने कंप्लायंस नहीं किया था रूल का। रूल क्या है कि अगर आपको किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करना है तो आप उसे पहले 41A का नोटिस देंगे और उसके बाद ही आप अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पुलिस वाले ने इसका कंप्लायंस नहीं किया और इस वजह से उसे सजा दी गई। अब ऐसे ही अगर आपके साथ भी इस तरह की स्थिति बनी हुई है और आपको ये पता है कि आपके ऊपर जो धाराएं लगी हुई हैं उनमें 7 साल से कम की सज़ा का प्रावधान है, उसके बाद भी आपको पुलिस वाले के द्वारा परेशान किया जा रहा है, तो आप कोर्ट का आप सहारा ले सकते हैं। अगर आपके ऊपर ये जो नॉर्मल धाराएं हैं अगर लगी हुई हैं जिनमें 7 साल से कम की सज़ा का प्रावधान है, तो इसमें आपको कब बेल लेनी होगी? जब पुलिस वाले के द्वारा जब चार्जशीट फाइल कर दी जाती है तो उस दिन आप जब जाते हैं और वहाँ पर आप एक नॉर्मल आप एप्लीकेशन दे करके बेल ले लेते हैं, तो ये जो आपकी बेल होगी वो आपकी रेगुलर बेल होगी और इसमें भी आपको इसके बाद भी अरेस्ट नहीं किया जाएगा। जब चार्जशीट जब फाइल होती है तो उस वक्त भी आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप अपनी बेल आप उस वक्त आप ले चुके होंगे, उससे आप एंटिसिपेटरी बेल नहीं कहेंगे। एंटिसिपेटरी बेल क्या होती है कि आपको ये इस बात का आपको अंदेशा है कि आपको गिरफ्तार किया जा सकता है और अभी मामले में चार्जशीट फाइल नहीं हुई है या अभी मामले में इन्वेस्टिगेशन नहीं स्टार्ट हुई है, इन्वेस्टिगेशन चलनी स्टार्ट नहीं हुई है और उसके पहले ही आप हाई कोर्ट जाते हैं और जा करके आप एंटिसिपेटरी बेल ले लेते हैं। तो इसमें आपको एंटिसिपेटरी बेल लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फिर आपको एक चीज़ और आपको ये बता दें कि कई बार ऐसा होता है कि जब आप बेल लेने के लिए जब आप रेगुलर बेल के लिए जाते हैं और वहाँ पर जब आपकी जो पत्नी है वो कोर्ट में पहुंची हुई है और पत्नी से ये पूछा जाता है कि क्या आपके पति के द्वारा आपको सारा आपका सामान, सारा आपका स्त्री धन वापस कर दिया गया है, और उनका ये जवाब होता है कि नहीं, क्योंकि जब भी आपको बेल दी जाएगी तो सारी चीज़ों को क्लियर करके ही दिया जाएगा और आपने सारा सामान वापस नहीं किया है, तो यहाँ पर आपकी जो बेल है वो फंस सकती है। तो इसलिए जब भी आपके बीच में वाद विवाद कुछ ऐसा होता है, विवाद होता है और मामला जो है वो थाने तक पहुंच जाता है, थाने पर सबसे पहला काम होता है कि पूरे सामान की एक लिस्ट दी जाती है कि पत्नी के द्वारा एक पूरे सामान की लिस्ट दी जाती है और उसकी मांग की जाती है ससुराल पक्ष से। क्यों? वो सामान क्या होते हैं? वो सारे सामान स्त्री धन होते हैं। जैसे पत्नी के घर वालों के द्वारा जो जो सामान दिया जाता है सारी की सारी लिस्ट बना के गाड़ी, बर्तन, कपड़ा, ज्वेलरी सारा कुछ हो जाता है कि हाँ ये सारी चीज़ें दी गई थी और सारी चीज़ें हमें वापस चाहिए। तो आपके द्वारा सारा सामान वापस कर दिया जाता है। कहीं कहीं बात ये फंस जाती है कि जब स्त्री धन की बात आती है तो वहाँ पर बात फंसती है कि हमने इतनी ज्वेलरी दी थी। सबसे पहला मामला यही फंसता है कि हमने इतनी ज्वेलरी दी थी और आपके द्वारा ये कहा जाता है कि ज्वेलरी इतनी नहीं थी, इतनी ही थी। तो ये बातें कहाँ से आती हैं? अगर ज्वेलरी दी गई थी तो सबसे पहले तो जब भी शादियाँ होती हैं तो वहाँ पर एक रिकॉर्डिंग होती है और रिकॉर्डिंग में सारे सामान की रिकॉर्डिंग होती है। ये रिवाज होता है। अगर आपके यहाँ ये रिवाज नहीं है तो इसको आप ज़रूर, आपकी अगर मैरिज होने वाली है या किसी की भी होने वाली है तो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि जब भी सामान जो दिया जा रहा है तो उसकी रिकॉर्डिंग अलग से करवा लेनी चाहिए। उसकी रिकॉर्डिंग इसलिए करवानी ज़रूरी होती कि आगे चल के अगर फ्यूचर में ऐसा कोई भी मामला होता है तो आपके पास इस बात का प्रूफ रहे कि इतना ही सामान दिया गया था। और आप एक चीज़ से आप और बचिए कि आजकल क्या हो रहा है कि पूरा सामान न दे करके पैसे दे दिए जाते हैं। जो ससुराल वाले हैं वो ये कहते हैं कि आप इतना पैसा हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए और हम इससे और जो आप ट्रांसफ़र करेंगे तो हम इससे अब सारा का सारा सामान ले लेंगे। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए कि आप पैसे ना लेकर के आप उन सामान को ही लीजिए। ये आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिट होता है। आप आज थोड़े से लालच में आकर के उन पैसों को बचाने के लिए आप पैसे तो ले लेते हैं, लेकिन अगर आपके साथ फ्यूचर में इस तरह का कोई भी मामला अगर बनता है, अगर कभी भी कोई भी मामला आपका फ्यूचर में ऐसा बनता है और आपके सामने ये सारी समस्याएं आती हैं, तो सबसे पहली बात यहीं पर आकर के फंसती है कि आपके पास प्रूफ ही नहीं होता। आपको जो पैसे दिए गए हैं उन पैसों का आपने ज्वेलरी ली, नहीं ली, आपने सामान लिया, नहीं लिया, आपके पास ये प्रूफ नहीं होता और पत्नी पक्ष के द्वारा ये बात कही जाती कि हमने इतनी ज्वेलरी दी थी। तो आपने जब तक सारे सामान को उनको वापस नहीं करेंगे तब तक आप
के सामने आगे भी चल के बहुत सारी समस्याएँ आ सकती हैं। तो इस वजह से अगर आप विवाह करने जा रहे हैं, मैरिज आप करने जा रहे हैं, शादी आप करने जा रहे हैं, तो आप कुछ छोटी-छोटी बातों का आप ज़रूर ध्यान रखिए आज के समय में। क्योंकि आज का जो वक़्त है, इस समय पे पारिवारिक समस्याएँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं और उन चीज़ों को घर में ना सॉल्व करके उन चीज़ों को जब आप कोर्ट तक ले जाते हैं, तो कोर्ट में जाने के बाद चीज़ें और भी ज़्यादा ब्रॉड हो जाती हैं और वहाँ पर जो समस्या आती है, वो पति और पत्नी दोनों के लिए आती है। ऐसा नहीं है कि पत्नी अगर कोर्ट में पहुँच गई या थाने पर पहुँच गई, तो अब पत्नी एक जगह से सेफ हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपने झूठा केस किया हुआ है, देखिए अगर आपके पास प्रूफ़ है और आपका जो केस है वो सही है, तो ये जो केसेज़ होते हैं इनको अगर आप चाहें तो जल्द से जल्द भी आप इन्हें ख़त्म भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने झूठा केस किया हुआ है, आपके पास किसी भी चीज़ का कोई प्रूफ़ ही नहीं, जैसे कि पत्नी के द्वारा ये कहा गया कि हमें मारा-पीटा गया, अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट है ही नहीं क्योंकि मार-पीट तो कभी हुई ही नहीं, ऐसा कभी मारा-पीटा गया ही नहीं कि कहीं चोटें आई हों, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़े या कुछ भी हो, तो आपके पास मेडिकल रिपोर्ट तो है ही नहीं। तो यहाँ पर आकर के समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है और जो आपका केस है वो बहुत ही लंबा चलता है। तो कोर्ट के चक्कर तो दोनों को लगाने पड़ते हैं, चाहे वो पति हो या पत्नी, और दोनों को ही परेशान होना पड़ता है, मामला बहुत लंबा चलता है। तो कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे और कुछ चीज़ों को अगर आप आज से जानते रहेंगे, आप जागरूक रहेंगे उनके बारे में, तो आपको आगे चल के समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैसे आप सबके लिए सलाह एक है कि अगर पति-पत्नी के बीच में कोई भी विवाद होता है, तो उसे पहले दिन से ही आप सही करने की कोशिश करिए। चीज़ें अगर थोड़ी-थोड़ी होती जाती हैं, तो बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो जो एक्चुअल में जो फैक्ट होता है, उससे भी ज़्यादा बढ़-चढ़ के वहाँ पे बातें पहुँचाई जाती हैं। तो इन चीज़ों से बचने का प्रयास करिए और पहले ये कोशिश करिए कि आपके द्वारा पति-पत्नी अगर बैठ कर के बातों को अगर सॉल्व कर लें, तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर पाते हैं, तो कुछ बड़े बुजुर्गों को वो अपने साथ में बैठा लें और उनके द्वारा मामले को ख़त्म करवाने की कोशिश करें और जो एक वैवाहिक जीवन जो आपने शुरुआत की थी, उसे बहुत लंबे समय तक चलाइए और आपकी जितनी उम्र हो उतना ही लंबा आपका रिश्ता होना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। किसी भी टॉपिक पर अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, उस पर भी आपको वीडियो बना करके दिया जाएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी दूसरा आपका कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई भी सुझाव चाहिए तो आप कमेंट करिए। कमेंट में अगर जवाब दिया जा सकता है तो आपको जवाब ज़रूर दिया जाएगा। और अगर आपका जो क्वेश्चन है वो ऐसा है कि आपके केस से रिलेटेड है, तो उसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरत होगी कि आपके केस को अच्छे ढंग से समझा जा सके, उसके बाद ही आपको सही सलाह दी जा सकती है। तो इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे बात करनी होगी। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप करते हैं तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। और जब आपको डिटेल मिल जाती है तो उसे आप भली-भाँति आप पढ़ लें, पहले अच्छे ढंग से उसे पढ़ लें और उसे समझ लें। उसके बाद आप उस तरीके से आप पूरे प्रोसीजर को फॉलो करके आप हमसे बात कर सकते हैं। और कोशिश किया करिए कि एक ही चीज़ को बार-बार आप व्हाट्सएप के थ्रू मत पूछा करिए, क्योंकि संभव नहीं हो पाता कि आपकी क्वेरीज़ का जवाब व्हाट्सएप के थ्रू दिया जा सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और लोगों तक शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।